बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम व्यू पॉइंट के साथ मैं हूं इमरान याकूब खान। नाजरीन, वैसे तो किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए, किसी भी माशरे की तरक्की के लिए कहा जाता है कि उसकी मईशत एक कलीदी किरदार अदा करती है। मईशत अगर बेहतर होगी तो मुल्क भी बेहतर होगा। अब 21वीं सदी में क्योंकि दुनिया भी एक पूरे ग्लोबल विलेज की हैसियत इख्तियार कर चुकी है, तो इस वक्त दुनिया की मईशत को किन खतरात का सामना है। जो दो बड़ी ताकतें अमेरिका और चीन एक दूसरे के सामने खड़ी हैं, इनसे क्या दुनिया में मईशत बेहतर होगी या अमेरिका का ट्रंप इंतज़ामिया का टैरिफ वाला मामला जो है वो दुनिया को एक तबाही की तरफ लेके जाएगा। अगरचे प्रेसिडेंट ट्रंप ने 90 दिन के लिए ये फैसला मौखर करके छोटे मुल्कों को मौशी तबाही से बचा लिया। इस प्रोग्राम में आज सियासत के हवाले से और इस हवाले से खुसूसी गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और साफ़ी जनाब सईद काजी साहब। थैंक यू वेरी मच काजी साहब। काजी साहब, ये फरमाइएगा कि यहीं से शुरू कर लेते हैं कि ये जो दो आलमी ताकतें इस वक्त एक दूसरे के सामने खड़ी हैं, आप क्या समझते हैं इससे दुनिया की मईशत पर क्या फ़र्क पड़ेगा? बहुत बड़ा ख़तरा है और उसकी वजह यह है कि इवन ट्रंप साहब को भी शायद ये अंदाज़ा नहीं है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तारीख़ में जो नेपोलियन ने कहा था ना, नेपोलियन का कहना था कि 25% ऑफ माई एक्शंस आर लीप इन द डार्क, कि जो मैं इक़दामात लेता हूँ उसमें से 25% जो हैं वो बिल्कुल अंधेरे में छलांग होती है। तो इसके जवाब में एक दफ़ा जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो यहाँ पे थे, उन्होंने कहा भाई नेपोलियन ने तो ये कहा था, मुझे तो ये लगता है कि 100% जो मेरे एक्शन है उनका क्या नतीजा निकलेगा। उन्होंने बाकायदा एक तकरीर में ये बात तो अब ये है कि ये यहाँ जो हो रहा है, इसको हर बंदा एलीट इकोनॉमिस्ट इसको और अंदाज से इंटरप्रेट कर रहे हैं। मगर हम लोग जो डायलेक्टिक्स की बात करते हैं और जो इस निज़ाम के क्रिटिक रहे हैं हमेशा से, हम ये समझते हैं कि ये ऑर्गेनिक क्राइसिस है, ये कोई ट्रंप का पैदा करदा नहीं है। इट वाज कमिंग। जिस तरह 2020 का रिसेशन था जो ये चुप करके इन्होंने कोरोना की जेब में डाल दिया था, मे बी कोरोना ने उसको जल्दी ट्रिगर कर दिया हो, लेकिन वो आ रहा था, इट वाज कमिंग। अब ये क्राइसिस जो है, और ये बेसिकली सिस्टम चलता कैसे है। मिसाल के तौर पे एक इतना सा क्राइसिस आज आया, इसको टालने के लिए मुलतवी करते हैं, ये मुस्तकबिल में एक बड़ा क्राइसिस क्रिएट होता है। फिर इसको करने के लिए मैं आपकी मिसाल देता हूँ। जब 2020 में रिसेशन आया तो उनका क्या करें। लेमन ब्रदर बैठ गया है, फैनी माई बैठ गई है, दुनिया की अमेरिका की सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी की थी वो कंपनियाँ बैठ गई। तो इन्होंने कहा कि नोट छापो, क्वान्टिटेटिव ईजिंग करो, धड़ नोट छाप। अच्छा, उससे वक्ती तौर पर पूरा निज़ाम धड़ाम से बैठने से तो बच गया, मगर उसने मुस्तकबिल में उससे एक बड़े बुरान का रास्ता खोल दिया। काजी साहब, हमें इस वक्त मारूफ जो माहिर मईशत हैं हकान नजीब साहब, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि ये अमेरिका और चीन जो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने खड़े हो गए हैं, तो आपकी तो गहरी नज़र क्योंकि होती है, आप क्या समझते हैं कि आलमी मईशत को इस टैरिफ वॉर से क्या वाकई कोई ख़तरा है या ख़तरा टल गया है? देखिए, एक तो अच्छी बात ये हुई है कि आपने ये देखा कि जो मेजर ममालिक 75 जैसे कह रही हैं यूएस अथॉरिटीज़ कि उनके साथ दे हैव गॉन इनटू अ नेगोशिएशन या दे हैव बीन अप्रोच्ड by these 75 countries for a negotiation. So ये जो 75 countries हैं उनमें से चंद ममालिक के साथ तो यूएस अथॉरिटीज़ बहुत आगे बढ़ चुकी हैं एंड प्रॉबेबली दे आर क्लोज टू सम काइंड ऑफ फाइनलाइजेशन टू ऑन द टैरिफ्स। दैट इज़ व्हाट द यूएस अथॉरिटीज़ आर टेलिंग अस। पर ये भी याद रखिए कि टैरिफ का नया निज़ाम दुनिया में आ गया है। वो क्या है? 10% टैरिफ अक्रॉस द बोर्ड लगा दिया गया है दुनिया भर में। इससे वो इमेजिन करते हैं कि $300 अरब से $600 अरब की एक कलेक्शन भी शुरू हो जाएगी, तो उनका जो मालियाती खसारा है उस पर भी एक असर आएगा। अब ये सारा कैसे निगोशिएट आउट होता है? क्या ये ज़ीरो आउट टैरिफ्स होंगे या कई जगह पर किस तरह की निगोशिएशन होगी? क्या ट्रेड बेनिफिट्स अमेरिका को हासिल होंगे? क्योंकि 3 वजह हैं ये काम करने के। नंबर 1, जो ट्रेड डेफिसिट है पाकिस्तान के साथ एक छोटा सा $3-3.5 अरब का है। चाइना, वियतनाम, जापान और ईयू के साथ बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, उसको कम करना।
मालियाती खसारे के लिए थोड़े से पैसे जमा करना। लग ऐसे रहा है कि 10% टैरिफ तो बेस टैरिफ बन जाएगा। सो जो आखिरी तीसरी चीज़ है, जैसे मैंने कहा, वो ये है कि जो ऑफ शोरिंग हो गई है बहुत सी इंडस्ट्री की, उसको वापस लाना टू अमेरिका। सो ये 3 आई थिंक उनके पॉइंट ऑफ व्यूज थे। सो अब इन 75 के साथ एक निगोशिएशन होगी इस 3 के ज़िमन में, एंड लेट्स सी कि क्या फाइनलिटी होती है। मेरा खुद ख्याल है कि अगले 3 माह में आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ आगे बढ़ेंगे ममालिक, बिकॉज आई थिंक सब समझते हैं कि रिटेलिएटरी ट्रेड टैरिफ्स की बजाय एक रेसिप्रोसिटी के साथ, एक रेकन्सिलिएशन के साथ आगे बढ़ना है। बट वर्ल्ड ऑर्डर फिर भी रीडिफाइन हो रहा है, बिकॉज एक 10% नए टैरिफ्स का इजरा एज बेसलाइन हो गया है। अब आप आगे जाइए, आगे चीज़ ये है कि चाइना के साथ हम कैसे बढ़ेंगे। देखिए, चाइना के साथ मेरा ख्याल है कि यूएस अथॉरिटीज़ जो हैं उनकी निगोशिएशन किसी स्टेज पे तो होगी ही। अब ये कैसे होगी, थ्रू बैकडोर चैनल्स होगी, थ्रू निगोशिएटेड सेटलमेंट होगी, या बिजनेसेस बहुत हैं। देखिए ना, आप अमेरिका के बड़े बिजनेस ले लीजिए, टेस्ला, आईफोन, नाइकी, इससे बड़े तो कोई बिजनेस नहीं है ना। ये तीनों की फैक्ट्री आउटलेट्स जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ से होती है। पर चाइना वहाँ से यानी कि 5 गुना चीज़ें भेजता है कंपेयर टू जो यूएस भेजता है चाइना को। सो ये देखना पड़ेगा कि इस बड़े ट्रेड डेफिसिट को कैसे आगे लेकर जाते हैं। मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि जॉब्स शिफ्ट करना जो है ऑफ एक लेबर जो कि दुनिया भर में शायद $300-400 पे मिलती हो, पाकिस्तान की लेबर आप देखिए $150 पर मंथ की लेबर है। चाइना की शायद 400-500 होगी, या इन ममालिक की हमसे इतनी बड़ी होगी। पर यूएस की लेबर तो इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ लेबर। वहाँ तो फ़ोन्स डिज़ाइन होते हैं, साइंटिफिक इनोवेशन होती है। सो आई थिंक जॉब्स तो शायद शिफ्ट करने की बात नहीं होगी, बट ओवरऑल ये जो ट्रेड डेफिसिट्स हैं इनको कम करने की बात ज़रूर होगी। चाइना स्टिल रिमेन्स टू बी एन ओपन आई थिंक निगोशिएटिंग एस्पेक्ट। और इससे आपने जो कल देखा जो तब्दीली हुई है उसकी वजह जो है, आखिर में एक्सप्लेन कर दूं। जी 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 करें सर, बात मुकम्मल कर लें जस्ट क्विकली सो दैट सब समझ लें। वो ये था कि कल जो फाइनेंशियल मार्केट्स थी वो बहुत रैटल हो गई थी, और ख़ुद यूएस अथॉरिटीज़ ने कहा कि वो ये नहीं चाहते थे कि ये डिसऑर्डर रहे, और इसको ऑर्डरली फैशन में लाने के लिए आपने ये चीज़ देखी कि उन्होंने ये कदम उठाया। बिल्कुल। खकान जी आप बात करना चाहते हैं? नहीं, करें जी जी खकान साहब, यानी ये जो सारे ग्लोबलाइजेशन का हमने देखा था और न्यू इकोनॉमिक पैराडाइम इकोनॉमिस्ट ने ये कह दिया था। अब सवाल ये है कि नोकिया अपना आईफोन 3-4 मुल्कों में बनता है, अच्छा, और अब इकोनॉमिक नेशनलिज्म, और फिर ये सब कुछ इसलिए हुआ था इन सर्च ऑफ बिगर प्रॉफिट। ज़ाहिर है उस वक्त चाइना की जो फैक्ट्री में, मर्सिडीज फैक्ट्री में जो एक मजदूर 1 महीने की तनख्वाह लेता था, वो यूरोप अमेरिका में 1 दिन की तनख्वाह थी। तो अब दरमियान का रास्ता कैसे निकलेगा? यानी अब अमेरिकन यानी इकोनॉमिक नेशनलिज्म और जो वो ग्लोबलाइजेशन थी उसके दरमियान में हम कैसे निकालेंगे, कैसे ये जिस तरह अभी आप कह रहे थे कि वो, और फिर सबसे बड़ा सवाल जो आपने उठा दिया कि जो लेबर कास्ट अमेरिका में है वो तो वहाँ नहीं है, तो ये तो एक अजीब मतंजन सा बनता नजर आता है। अब कुछ थोड़ा हमें समझाएंगे? सो 2-3 चीज़ें हैं काई साहब। एक तो ये बात देखिए ना, तब से शुरू हुई जब कोविड में डिस्टर्ब हुई ग्लोबल वैल्यू चेन लाइंस, यानी कि ग्लोबल वैल्यू चेन लाइंस का मतलब है कि दुनिया भर में चीज़ें बननी थी। सो तब भी ये सोच आई थी कि भाई ये तो इस तरह नहीं है, तो लोगों ने डाइवर्सिफाई करना शुरू किया कि एक चीज़ कंट्री ए में ही ले रहे थे तो उन्होंने कंट्री बी को भी ऐड कर दिया, ताकि अगर एक जगह डिस्टर्बेंस आती है तो आप दूसरी जगह ले जाए। सो ये थॉट प्रोसेस तब से आ गया था। अब आपकी बात बिल्कुल अच्छी है कि ये फिर कैसे इस चीज़ को सेटल करेंगे। देखिए, आई थिंक सेटल करने का जो तरीका है वो इवेंचुअली तो यही बनेगा कि इतनी तो शिफ्ट करना किसी चीज़ को, ये भी याद रखिए कि ये सारा बहुत सादा प्रोसेस नहीं है। आपको लेबर की तैयारी करनी पड़ती है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, पूरा जिसे कहेंगे इकोसिस्टम बनाना पड़ता है, फिर आप जाके उस तरह की फैक्ट्री बना सकते हैं जिसमें आप कोई जिसे कहेंगे टेक्नोलॉजिकली हाई साइंटिफिकली हाई आउटपुट जो है वो निकाल सकें। सो इट्स नॉट दैट सिंपल, इट्स लेबर, इट्स इकोसिस्टम। अब ये क्या सारा आप बाहर के ममालिक से वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं? आई थिंक कि इवेंचुअली इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। फिर दूसरी बात यह है कि दीज आर ओपन क्वेश्चन जिनको हम आसानी से नहीं आंसर कर सकते। अगर इवेंचुअली सब कुछ रोबोटिक्स पे ही चला जाना है, सोचिए कि दुनिया कहाँ जा रही है, AI एंड रोबोटिक्स, राइट? अगर कार मैन्युफैक्चरिंग रोबोटिक्स नहीं करनी है इन दी एंड, तो फिर अगर आप फैक्ट्री
इसलिए शिफ्ट करना चाहते हैं कि लेबर आपकी इस काम में लगे, तो वो तो शायद फुलफिल ही नहीं हो पाएगा। सो दैट्स द सेकंड ऑर्डर ऑफ बिजनेस दैट यू हैव टू थिंक थ्रू। आई थिंक कि इसके कोई जवाब जो है हतमी जो है किसी के सामने भी नहीं है। मैं अगर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगर अभी आपने AI की बात की या रोबोटिक्स की बात की, ये कैम्ब्रिज की स्टडी है कि 47% ऑफ द वर्क फोर्स इन द फर्स्ट वर्ल्ड जो है दे विल गो आउट ऑफ बिजनेस। इसकी यानी पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस भी होंगी। दे आर वेरी बिग क्वेश्चंस। देखें ना, हमने एक काम चला लिया कि जी चलें, पहले नेशनल टैरिफ थे गिरा दिए, उसके बाद हमने क्रेडिट एक्सपेंशन के जरिए फैक्ट्रियों की जो है वो लाइन चलाते रहे, फिर ग्लोबलाइजेशन के जरिए हमने इसको बचा लिया। मतलब मसला तो यही था। अब एक तबका जहां इतनी दौलत का इज्तिमा हो चुका है कि इवन 8 पीपल इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर रिचर देन द हाफ ऑफ देयर पॉपुलेशन। अब ये जो माशी फाशी है, मुझे लगता है ये चल नहीं पा रही, क्योंकि डिमांड साइड तो बिल्कुल डिमोलिश कर दी हमने, और फिर इसके साथ जो अमेरिका में और फर्स्ट वर्ल्ड में महंगाई आएगी, उसकी पॉलिटिकल इंप्लीकेशन भी होंगी। आप देख रहे हैं कि अभी से मुजाहरे शुरू हो गए। डॉक्टर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, ज़रा इस पर थोड़ी सी हमें बता दें। कुछ तजिया कर ये कह रहे हैं कि असल में डॉलर जो है उसकी पाकिस्तान में आज भी जेन्युइन कीमत 150 रुपये बनती है, 150 से 155। लेकिन ये जो इमरान खान साहब चले गए थे IMF से बाहर मुआहदा तोड़ के, उस वजह से डॉलर जो है अपनी असली कीमत से ऊपर चला गया और हमें आज तक ये भुगतना पड़ रहा है। क्या आप वाकई ऐसा समझते हैं? देखिए, डॉलर की कीमत का तयन कोई भी नहीं बता सकता कि क्या है। आई एम रियली बीइंग ऑनेस्ट। कोई भी, अगर मैं भी कभी आपको कहूँ ना तो झूठ बोल रहा हूँ। मैं जितनी भी मॉडलिंग कर लूँ, मैं एक बैंड दे सकता हूँ या सोच सकता हूँ, बट आई कैन नॉट टेल यू दैट। सो इस चीज़ पे कभी भी ना जाए। दुनिया भर में डॉलर एक बफर है, डॉलर एक इंस्ट्रूमेंट है रुपी के अगेंस्ट। ये क्या है? यानी कि एक्सचेंज रेट की बात कर रहा हूँ। वो क्या है? लेट्स से कि मैं आज 150 का आप किसी तरह अपना रुपया कर दें, चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, ठीक। सोचें इसको कि एग्जैक्टली क्या होगा। पेट्रोल की कीमत नीचे चली जाएगी, बिजली की, गाड़ियों की, हर चीज़ की कीमत आप एकदम देखेंगे बर्स्ट होगा डिमांड का। जब बर्स्ट होगा डिमांड का, इंपोर्ट बढ़ेगी पाकिस्तान में। जब इंपोर्ट बढ़ेगी और आप डॉलर को 150 पे रोके हुए हैं, मैं थोड़ी देर के लिए ये कह देता हूँ कि आपने रोका हुआ है, तो आपका जो करंट अकाउंट का खसारा बढ़ जाएगा और एक क्राइसिस आ जाएगा। सो डॉलर या एक्सचेंज रेट को यूज़ करना है आपने कि वो फ्री फ्लोट में हो, ताकि अगर बहुत ज़्यादा डिमांड आती है तो रुपया कमज़ोर हो जाए, ताकि बाहर की जो इम्पोर्टेड चीज़ों की कीमत है वो महंगी हो जाए और आप अपनी एक्सपोर्ट आपकी बढ़ना शुरू हो जाए। ये समझें इस बात को। ये जो लोग कहते हैं ना, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, और रियर जो है इस वक्त रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट वो 102 पे खड़ा है, जिसका मतलब है कि रुपए को तो कहीं 285 290 के करीब होना चाहिए, यहाँ से 2% कमज़ोर होना चाहिए। समझें इस बात को, अगर रियर कोई ले लें। सो रुपी इज़ और रुपी का स्ट्रांग होना, एक आप कुछ लोग समझते हैं कि ज़हनी तौर पे, पर वो कोई मसनूई तौर पे नहीं स्ट्रांग होना चाहिए। आज हमारी 100 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट हो, हमारी इंपोर्ट उसको मैच कर रही हो, हम ट्रेड सरप्लस में आ रहे हों, रेमिटेंसेस आ रही हों, तब तो आप कह सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी बढ़ा के दुनिया को चीज़ें बेचकर आपने अपने रुपी की स्ट्रेंथ बनाई है। पर मसनूई स्ट्रेंथ पैसे डालकर या मसनूई तौर पर कहीं होल्ड करके हैज़ ऑलवेज बीन डेट्रीमेंटल टू कंट्रीज़। एक मिसाल दूं आपको, चाइना अपने करेंसी को वीक रखता है। क्यों वीक रखता है? वो हमसे कई ज़्यादा नहीं समझदार, वो इसलिए वीक रखते हैं कि ताकि वो एक्सपोर्ट कंपेटिटिव रहें। हम उल्टा समझते हैं। हम अगर चाहते हैं कि हम इंपोर्टेड चीज़ों को लाएं पाकिस्तान में और सस्ता करके बेचें, तो ये चीज़ आप ज़रूर कर सकते हैं। सो लेट द रूपी एक्सचेंज रेट बी डिटर्मिन्ड बाय मार्केट फोर्सेस के क्या अब क्यों रुपया स्टेबल हुआ। चलें इसी को देख लेते हैं। 11 अरब डॉलर के रिजर्व्स बन गए नंबर 1। नंबर 2, रेमिटेंसेस 36 अरब डॉलर की इस साल लग रही थी, लिक्विडिटी थी। इवन स्टेट बैंक कुड गो एंड बाय डॉलर्स टू बिल्ड द रिजर्व्स। नंबर 3, एक्सपोर्ट 7% पिकअप की। नंबर 4, चूँकि इंपोर्ट्स महंगी हुई, तो ये सारी चीज़ों ने इस्तकामत दी है आपके रुपए को, तो एक स्टेबिलिटी सी रही है, बट आपने आर्टिफिशियली उससे प्ले नहीं किया है। आई थिंक दैट्स द वे टू थिंक अबाउट इट। कभी भी कोई अगर कहे कि मैं तायुन कर सकता हूँ, कोई भी तायुन नहीं कर सकता करेंसी मूवमेंट का, बट आप अपने फंडामेंटल्स को ठीक करके अगर करेंसी को अप्रिशिएट करवा लें तो दैट इज़ द राइट वे टू थिंक अबाउट इट। बिल्कुल। काजी साहब, ये फरमाइएगा कि हुकूमत जो है वो बिजली मज़ीद सस्ती करने जा रही है,
मुझे आज एक वफाकी वज़ीर बता रहे थे कि वज़ीर आज़म का प्लान है कि जी 25 से 30 रुपए जो है उस पे ये यूनिट आना चाहिए और हम उसके लिए बड़ी कोशिश कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि वाकई ही बिजली में मज़ीद रिलीफ मिलने जा रहा है? बिजली तो देखें, रिलीफ क्या मतलब देखें ना, एक तो हमने ये सही से समझे हुए हैं कि ये जो 2 नंबर मुआहदे हमने किए, देखें ना, कल मैंने जो अपने प्रोग्राम में बताया, जो कल यूनाइटेड नेशन की हेल्थ डे था, हमारी क्या रिपोर्ट आई है कि 2,46,300 बच्चे हम ट्रीटेबल डिजीज़ से मारते हैं। वाई? हमारे पास हेल्थ के पैसे नहीं हैं, क्योंकि हमारे ऊपर इन्होंने 1993 में इन IPPs का बम फेंका था ना, फिर उन्होंने 2016 में इस एहसन इकबाल साहब के जो मुआहदे थे जिसकी वजह से हवा भी गंदी होगी, हम पे फेंका था। अब बात जो उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की, आई 100% एग्री विद डॉक्टर साहब, बड़ा मैं फ़ैन हूँ इनका, मगर सवाल ये है कि हमारा रुपया भी गिरता है और हमारी एक्सपोर्ट भी कोई नहीं बनती। देखें ना, उसकी तो वो युवान नीचे करते हैं तो वो एक इंडस्ट्रियल जाइंट भी हैं। बिल्कुल वाई हमारे यहाँ ये क्यों है? सेकेंडली देखें, बात ये है कि ये जो 2016 के हम क्यों इस तरह बर्बाद हैं, हमें पर्टिकुलरली पिन पॉइंट करना चाहिए। यहाँ पे जो क्या कहते हैं अरशद अब्बासी साहब ने मेरे शो में ये बताया कि मैंने लिख के दिया एहसन इकबाल को कि ये मुआहदे ना करो, इवन चाइनीज़ जिनके साथ मिल के कर रहे थे उनका ये कोल पे मत लेके आओ, ना तो ये ना इकोनॉमिकली सस्टेनेबल होंगे। बात ये है कि बहरहाल यहाँ पे एक नेशनलिस्टिक बुर्जुआजी जिसे आप कहते हैं, या जिस तरह हम इंडिया में देखते हैं, इंडिया वालों ने क्या माल नहीं कमाया, हज़ारों करोड़ में करप्शन करती है उनकी रूलिंग क्लास, लेकिन क्या किया उनका, अच्छा भाई अगर जैगुआर की फैक्ट्री लगानी है तो फिर यहाँ पे आके तुम पहले जैगुआर की टेक्नोलॉजी लेके आओ। आज देखिए 80-70-80% लोग, उनकी भी एक जिल्लत में, अगर उनको 80 करोड़ लोगों को खैरात ना दे बूदी तो रात को रोटी नहीं खा सकते। यही आज की कामयाबी। हाँ, मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे देखें तो $5 बिलियन की इकानमी को हमने चाटना है, अगर आम बात वो अपनी जगह, लेकिन ये तो इस कदर हम गधों के हाथ चढ़े रहे हैं कि ये तो मैक्रो लेवल पे हम बराबर, यानी इंडिया 500 से 600 बिलियन डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो रख के बैठा हुआ ना, गली गली में धक्के तो नहीं खा रहा। बहरहाल ये जो आप मुझसे बात कर रहे थे कि कोई खुशखबरी वाली बात मुझे नज़र नहीं आती, उसकी वजह यह है कि जनाब ये जब बिजली बनाने वाले हुकूमत में भी बैठे हों, जिसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, यार मोदी जितना बुरा है, मोदी ने क्या किया, मैंने अपने प्रोग्राम में बताया कि 100 करोड़ रुपए के जो उसे तोहफे मिले थे उसने बेच के तो बिल्कुल ठीक। लेकिन काजी साहब इसमें यह भी तो है ना, डॉक्टर साहब प्लीज़ आप भी अपनी इस पे ज़रूर राय का इज़हार कीजिएगा कि ये भी तो है ना कि एक जो फ़िज़ा ऐसी बन गई है, एक लोगों का प्रेशर भी है। 9 पावर प्लांट जो हैं उन्होंने मज़ीद ये दरख्वास्त दे दी है कि हम भी अपने जो रेट हैं वो रीनिगोशिएट करना चाहते हैं, रेट कम करना चाहते हैं। आ जाइए खबर। हाँ जी, तो अगर ये सारी सूरत हाल है और वाकई ही बिजली भी मज़ीद हुकूमत सस्ती करने में कामयाब हो जाती है, 7-8 रुपये ही भले यूनिट, तो उससे इंडस्ट्री को तो फ़ायदा पहुँचेगा। पहले तो ये समझ लें कि अभी जो बिजली कम हुई है कीमत वाइज वो कैसे हुई है, सो दैट वी आर वेरी वेरी क्लियर कि व्हाट हैज़ रियली हैपेंड। देखिए हुआ ये है कि ये जो मैक्रो स्टेबिलिटी है और जिसकी एक आपने इन्फ्लेशन कम हुई, बैरूनी खसारा संभला, रिजर्व्स का बिल्डअप हुआ, उसने आपकी रुपए की एबिलिटी दी, कुछ मेजर्स हमने एस्टैब्लिशमेंट के थ्रू लिए जिसमें स्मगलिंग और ATT को रोकना, ये पूरी फिजा ने तो आपकी जो ऑयल की कीमतें दुनिया में गिरी उसने एक रोल प्ले किया है। आपकी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कम हुई है, आपकी जो 10 रुपए आपने PDL पे लगाकर फ्यूल पेट्रोल की कीमत वही रख के वहाँ से कमाए हैं, कुछ आपने जो QTA है उसका एडवांटेज लिया है, कुछ आपने यानी कि क्वार्टरली टैरिफ का, क्योंकि 1-2 प्लांट्स जो थे वो उनकी टैरिफ ख़त्म हो रहा था, और आखिर में आपने ये भी देखा कि ये आप 791 आपने पर MMBTU एक कॉस्ट लगाई कैप्टिव पे। या ये 4 चीज़ें हैं जिन्होंने बिजली में आपको 7.5 रुपए की कमी दिखाई है। सो लेट्स बी वेरी क्लियर, ये 3 महीने के लिए है, इस पे भी क्लैरिटी रखें। जुलाई में नया क्वार्टरली टैरिफ भी आएगा, तब तक जो IPPs के मुआहिदों की बातें हैं जो आप दोनों ने अभी करंटली रखी, यानी कि 94 की और 2002 की, वो सारी किक इन करना शुरू हो जाएंगी। तेल की कीमत अगर कम रहती है या और कम हो जाती है तो वो भी सामने आएगी। फिर आप और भी कुछ कर सकते हैं, वो क्या है, अगर आप बिजली बेचना ज़्यादा शुरू कर देना तो पर यूनिट कॉस्ट गिर जाएगी। इसलिए काजी साहब कि आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है कैपेसिटी वो तो फिक्स्ड है, और आप 10 रुपए पे मार्जिनल बिजली बना रहे हैं, 10 रुपए पे। सो आप अगर 15 रुपए की नई बिजली बेचना शुरू कर दें, मैं इसीलिए कहता हूं यार ये ऑफ पीक
और पीक का जो फ़र्क है, ये जो 6 बजे या 5 बजे से 11 बजे तक इतनी बिजली महंगी होती है और आप दोनों जाके सारी स्विच ऑफ कर देते हैं बिजली, इंडस्ट्री भी नीचे आ जाती है। इसको बंद करें। यू हैव टू थिंक रियली कोई, आप जितनी बिजली बेचेंगे, आप 15, 18, 20 रुपए की नई बिजली बेचेंगे, बाकी तो सब फिक्स हो गया, तो आपकी कॉस्ट नीचे आना शुरू हो जाएगी। सो यू हैव टू थिंक लाइक दिस। आई एम रियली होपिंग। फिर 2015 के जो मुआहदे हैं ना हजूर, असल बात तो वहाँ पे है, मतलब वहाँ पे 10 अरब डॉलर की पेमेंट है, अगर आप उसको मौखर करवा पाएं तो उधर से पैसे निकल सकते हैं। पर मैं एक बिजली पे कमेंट ज़रूर देता हूँ, जब तक आप बिजली के सेक्टर की तंजीमें नौ नहीं करेंगे, और वो मैं बड़ी क्लियरली 4 चीज़ें डिफाइन किया करता हूँ, मैं इसलिए ही करता हूँ कि आज कर लें, 5 साल बाद कर लें, करना पड़ेगा। 1, प्राइवेट कंपेटिटिव मार्केट। जिस तरह सेल्युलर की मार्केट है ना, आपको 4 लोग आपके पीछे भाग रहे होते हैं कि सर फ़ोन ले लें, सर फ़ोन ले लें। सो यू हैव टू क्रिएट अ कंपेटिटिव मार्केट, उसका एक पूरा फ्रेमवर्क है। नंबर 2, डिस्कोस को सरकार की तहवील से निकालें, और जब तक सरकार की तहवील में है ना, तो ये ना बिलीव करें कि बोर्ड बनाने से हल हो जाएगा मसला। इसलिए कि सबसे पहले पाकिस्तान में 2009 में आके मैंने ही बोर्ड्स दोबारा तश्कील किए थे, कैबिनेट कमेटी ऑन रीस्ट्रक्चरिंग बनाई थी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। करना क्या चाहिए गवर्नमेंट की तहवील में? दूसरा नंबर पे आप इन डिस्कोस का जो मुल्क का टैरिफ है ना, उसको अलग-अलग कर दें। जहाँ काजी साहब रहते हैं वहाँ का टैरिफ अगर ज़्यादा होगा ना, तो ये खुद जाके कहेंगे उस शहर में कि भाई ये कैसे है कि खाकान जहाँ रहते हैं उनका टैरिफ कम आ रहा है क्योंकि उनकी एफिशिएंसी बेहतर है डिस्को। इसी तरह इमरान साहब करेंगे, ये गवर्नमेंट में रहते हुए करें। नंबर 3, रेगुलेटर पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। वो शख्स या वो खातून आपको नेपरा और ओगरा को इकट्ठे करके बाहर से लानी पड़ेगी या लाना पड़ेगा जो मार्केट मेकर बनाए। और आखिर में मैं हमेशा बड़ा क्लियर हूँ इस चीज़ पे, पाकिस्तान नीड्स एन एनर्जी मिनिस्ट्री, जिसका मतलब है तेल, गैस, पानी और बिजली। इसको एक चीज़ सोचें, ये मैं क्यों कहता हूँ, काई साहब लेट से रन कर रहे हैं गैस, वो मेरे घर में गैस देना चाहते हैं कि जी मैं गैस में कितना अच्छा काम कर रहा हूँ, पर मैं तो घर में गैस ज़ाया कर रहा हूँ। मेरा गीज़र 20% पे गैस चला रहा है, मेरा चूल्हा 20% पे गैस ज़ाया कर रहा है। पर आखिरी बात, हमारे पास LNG प्लांट्स जो मौजूद हैं वो 50-50, 60-60 एफिशिएंसी के नए प्लांट लगे हुए हैं। अब ये काई साहब अगर ये सारे काम कर लिए जाएं तो आप देख सकते हैं कि 3 से 5 साल में ये सेक्टर टेलीकॉम की तरह होगा, कंपेटिटिव मार्केट होगी, आप नीचे की तरफ प्राइसेस डिराइव कर रहे होंगे, एक बायर नहीं होगा जो सरकार है। आई थिंक अदराक अब आ गया है कि ये सारा काम करने वाला है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खाकान। नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनी। अब वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक से अब वापस आएंगे तो काजी साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सारी चीज़ें वाकई हुकूमत करने में सीधा है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाजरीन, काजी साहब तो इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन ख़ास तौर पे इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है माहिर माशियात जनाब हारून शरीफ साहब ने। थैंक यू वेरी मच हारून साहब। काजी साहब, हारून साहब से बात करने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एशियन जो डेवलपमेंट बैंक है उसकी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि रवां माली साल शरह नमो हमारी 2.5% और महंगाई 6%, जबकि आइंदा साल तरक्की की शरह 3% और महंगाई 5.8% रहने का इम्कान है। इन इदाद-ओ-शुमार के साथ क्या हम वाकई ही को मुआशी इस्तेहकाम हासिल कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। एक तो हमारी मैशत के जितने भी इशारे हैं वो देखना, हमने ये सर अभी थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे ये बजट कैसे बनाया हमने, रोल ओवर्स पे बजट बना रहे हैं हम, जो है वो कभी शुक्रिया अदा करते हैं जनाब हमारे, चलो किसी ने जाके कह दिया या अपना इन्फ्लुएंस कर लिया, तो मैं नहीं समझता कि, और मैं इसको एक बात करता हूँ फिर हारून साहब से हम ज़्यादा सीखते हैं। बात ये है कि अभी जो डॉक्टर साहब ने बात की ना कि ये गवर्नमेंट की यानी इन इदारों को गवर्नमेंट की तहवील से निकालें, अभी कह रहे थे ना, मैं ये कहता हूँ कि इस गवर्नमेंट को उन लोगों की तहवील से निकालें जो कारोबार रियासत भी चला रहे हैं और कारोबार भी चला रहे हैं, वो बिजली भी बना रहे हैं और वो बिजली की कीमत भी वही तय। जो अबू बकर खुदा बख्श साहब की रिपोर्ट इमरान खान साहब के दौर में आई थी, उन्होंने कहा था जनाब मेहरबानी करके ये रेगुलेटरी रिजीम्स बंद कर दें, और वो ही सेड टू बी वन ऑफ द ऑनेस्ट ऑफिसर्स।
तो ये लेकिन इमरान खान साहब ने भी नहीं ना किया, उनकी हुकूमत में उन्होंने तो एक्सटेंशन दे दी ना उनके जो एक IPP तक क्या थे उनके जो कैबिनेट में थे, वो क्या नाम था उनका भला सा, तो वो उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अब बात ये है कि जब हुकूमत खिलौना होगी इनके हाथों में और यही लोग फंड करेंगे, IPPs हों कोई भी हों, यही आपकी सियासत चलाएंगे, तो फिर हम नज़रियाती तौर पर या कोई एकेडमिक डिस्कशन तो करते रहेंगे। और रास्ते जिस तरह खाकान साहब ठीक कह रहे थे, ये रास्ते मौजूद हैं, मगर हु विल बेल हिमसेल्फ, अपने आप को कौन, यानी हो ये रहा है कि इधर से आपने 2400 अरब रुपए का आपका हो गया सर्कुलर डेट। इन दी फर्स्ट प्लेस ये हुआ कैसे? पहले तो हमें 92 के 93 के मुआहदे खोल के बताएं, फिर हमें 2002 के खोल के बताएं, फिर 2016 के खोल के बताएं, खोले किसी ने? आज तक नहीं खोले। और मैं ये कंक्लूड करता हूँ, ये जो चेंबर ऑफ कॉमर्स के हैं यहाँ ऑफिस बेरर बड़े आए हुए थे, उन्होंने कहा कि अगर आप खोलने का नाम लेंगे तो ये पहले ही भाग जाएंगे, जिस तरह ये मलाइशिया में भागे थे, जब उसने खोलने की कोशिश की तो उन्होंने कंटेस्ट ही नहीं किया, वो गायब हो गए थे। तो ये इशूज़ हैं, कंप्रोमाइज्ड है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जनाब हारून साहब, ये फरमाइएगा कि बिजली की कीमतों में कमी हो गई, आप क्या समझते हैं कि मिशत को इससे कोई फ़ायदा होगा? क्या वाकई ही इंडस्ट्री जो है वो तरक्की करेगी और आम आदमी को फ़ायदा पहुंचेगा? महंगाई में कोई कमी होगी? ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। पहली बात तो ये है कि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगी या नहीं होगी। तो जहाँ तक हमारी इंडस्ट्री है वो बड़ी हैवीली डिपेंडेंट है पावर के ऊपर, तो हाँ उसमें कुछ फ़र्क यकीनन पड़ेगा। क्या हम उस कॉस्ट ऑफ डूइंग का जो रिडक्शन है उसको इंटरनेशनल मार्केट में इस्तेमाल कर पाएंगे अपने कंपटीशन के अगेंस्ट या नहीं, ये अभी टाइम बताएगा, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी इन्हेंसमेंट जो है चीज़ों को एक्सपोर्टेबल सरप्लस बनाने की वो लिमिटेड है। ये अभी मीडियम टर्म में पता चलेगा। जो आपका आखिरी सवाल है वो तो पिछले कई दहाइयों से चला आ रहा है कि इन सब चीज़ों का आम आदमी की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा। तो कंजम्पशन पावर इरोड हो चुकी है, वो तो अब इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ वेल्थ क्रिएशन से बढ़ेगी और कंपटीशन से बढ़ेगी, प्राइसेस के नीचे आने से बढ़ेगी, वो अभी मीडियम टर्म में दिखाई नहीं देता। जी काजी साहब, आप हारून साहब जिस तरह आपने, यानी आप ये कंक्लूड कर रहे हैं कि जो वेल्थ क्रिएशन का एक है वो आपको यहाँ इसकी वजह क्या है कि वेल्थ क्रिएशन में क्या ऐसे बॉटल नेक्स हैं? और इस वक्त ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि टैरिफ रिजीम भी आ रही है और बताया जा रहा है कि वी कैन मेक यूज़ ऑफ इट, तो क्यों नहीं हो रही यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन? जी, वेल्थ क्रिएशन के 4-5 बड़े क्लियर सिग्नल्स हैं। हम एक दुनिया के कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में हैं, खाली हम तो नहीं हैं, लोगों के पास चॉइसेस हैं। अगर तो हम अपना इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट ऐसा कर सकते हैं, और मैं कुछ मिसालें देता हूँ। ये अगर कोई यहाँ पर, पहली बात तो ये है कि यहाँ पर फिजिकल सिक्योरिटी हम इन्वेस्टर को दे सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आया लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग को मुहैया कर सकते हैं। अभी तो कमर्शियल बैंक्स हैं, वो तो बड़ा शॉर्ट टर्म पैसा देते हैं, और इन एनी केस 60% पैसा तो हुकूमत बोरो किए बैठी है, तो उसके अंदर बहुत कम गैप है। तीसरा ये है कि जिस तरह की दुनिया में मसनूआत चाहिए उसके लिए आया हम तैयार हैं अपनी इंडस्ट्री को और सर्विसेज को और ज़राअत को रीस्ट्रक्चर करने के लिए। वहाँ माइंड्स चाहिए, एक्सपर्ट्स चाहिए, वो ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस नहीं कर सकते। क्या हम पीपल सेंट्रिक पॉलिसी बना सकते हैं जिसमें जॉब क्रिएशन हो, प्रोडक्टिविटी हो, या हम सिर्फ एक इशराफिया के प्रेशर में आके उनको ही बेनिफिट्स देते रहेंगे? अब ये सवालात पाकिस्तान का टाइम आ गया है, क्योंकि ना तो एड मिल रही है, ना ही आपके ऊपर कोई और मार्केट कंसेशंस मिल रहे हैं। पाकिस्तान को अब compete करना है दुनिया के साथ। अब कुछ मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, पेटनेज को किसी हद तक छोड़ना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट को विनर्स की तरफ मूव करना पड़ेगा जो ऑन देयर ओन खड़े हो सकें। अभी ये स्ट्रक्चरल चीज़ें मुझे नहीं दिखाई दे रही, ना सलाहियत दिखाई देती है। मोस्टली जो तवज्जो है वो IMF की ट्रांच के ऊपर है, ये टैरिफ रिजीम का डैमेज कंट्रोल के ऊपर है, हुकूमत अपने अखराजात कम करके ह्यूमन रिसोर्सेज। अच्छा अरुण भाई, एक बात और मैं फ़ायदा उठाना चाहता हूँ आपसे, ये एक सवाल और, ये
एक मैं मैक्रो की बात कर रहा हूँ, ये मैं नीचे नहीं कर रहा इंडिया की। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एक ही दिन हम आज़ाद हुए, वहाँ पे देखें उनकी एक्सपोर्ट देखें, फार्मास्यूटिकल में देखें, आईटी में देखें, और जो देखें उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखें, वेयर वी वेंट रॉन्ग। जी, वी वेंट रॉन्ग वेरी क्लियरली कि हमने जब लिबरलाइजेशन शुरू की 90s के अंदर, उस वक्त मनमोहन सिंह ने सारी पार्टियों को बिठाया और कहा कि आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो IMF के पास बार बार जाते रहें, या कड़वा घूंट भर के आप लेट सम पीपल डाई एंड स्टार्ट रिफॉर्मिंग टुवर्ड्स जहां हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज है। तो उनकी भी 30 बरस लगे इस काम को करते। हमने बीच में शॉर्ट कट्स लेने शुरू कर दिए और हमने ये महंगी बिजली बनानी शुरू कर दी। हालांकि उस मीटिंग के अंदर कहा गया कि इतने कम टाइम के अंदर जो है प्रोडक्टिव पावर प्लांट नहीं लग सकते। हमने कहा आप तेल वाले लगाएं, हम गारंटी करते हैं। सो हमारा फेलुअर पॉलिसी का फेलुअर है, और पॉलिसी इसलिए फेल होती है कि जब हम पॉपुलिस्ट शॉर्ट टर्म अप्रोच लेते हैं, एक्सपर्ट्स को और स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट नहीं करते, सिर्फ कुछ बबल दिखाने के लिए काम किया, बबल बर्स्ट हो गया। बबल बर्स्ट होता है, आप फिर फंड के पास चले जाते हैं। अभी भी हम जो है अपना ढांचा मईशत का बदलने पे तैयार नहीं है। ये ढांचा 250 मिलियन को सपोर्ट नहीं कर सकता। आप किसी सर्कल में देंगे। हारून साहब, एक छोटा सा सवाल मैं भी आपसे करना चाहता हूँ। मुझे ये बताइएगा कि हमने बचपन से किताबों में पढ़ा कि जी पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, पाकिस्तान ज़राअत की दौलत से माला माल है। फिर ये पढ़ा, वही हमें पढ़ाया गया माशरती उलूम में कि मादनी वसाइल से तो हम जो है ना बड़े बड़े हैं, यहाँ तो सोने के पहाड़ हैं, तांबा है, पता नहीं क्या क्या है। अब मुझे ये बताएं, हम इससे फ़ायदा क्यों नहीं उठा सके? और अब जो हुकूमत ने कॉन्फ्रेंस भी करवाई है और अमरीकी सरमायाकार भी आ रहे हैं, क्या वाकई ही इस पोजीशन में हम हैं कि इससे कोई फ़ायदा उठा सके और हमारा जो IMF से जान छूट जाए? जी देखिए, पाकिस्तान एक मुल्क है जिस हमारा मुल्क है, हम सब इस पे कोशिश करते हैं अपने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, लेकिन ये लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़ का मुल्क है। हम अपॉर्चुनिटीज़ को, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये खुदा ताला ने एंडोमेंट्स दी हुई है। हमारा ह्यूमन रिसोर्स एंडोमेंट है, हमारी लोकेशन एंडोमेंट है, मिनरल्स और ज़राअत एंडोमेंट है। लेकिन इन एंडोमेंट्स को हम सिर्फ पोटेंशियल बेचते हैं कि हमारा पोटेंशियल बहुत है। हम मेहनत करके इन एंडोमेंट्स को, जैसे अब कनेक्टिविटी है, इस एंडोमेंट को हम इकोनॉमिक गेन में तब्दील नहीं कर पाए और ना ही नियर फ्यूचर में कर पाएंगे। और उसकी वजह यही है कि हम जो है अभी भी समझते हैं, हम एक बेल आउट मेंटेलिटी है कि कोई आए और हमें कुछ सालों के लिए बेल आउट दे दे, रादर देन कि हम अपनी एंडोमेंट्स के ऊपर इन्वेस्ट करें। जो मैंने अर्ज किया था, अपने विनर्स पिक करें। अगर ज़राअत विनर है तो फिर आप देखिए कितने लोग जानते हैं एक बैंक होता था ज़री तरक्याती बैंक, हमारा तो बैंक भी नहीं है ज़राअत के लिए जो फंक्शनल हो। ये मिनरल्स तो एक लॉन्ग टर्म 25-30 बरस की गेम है। पहले उसके सर्वेज होंगे, पोटेंशियल देखा जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, लोकोमोटिव आएंगे। अच्छी बात है, आप इसको देखिए लॉन्ग टर्म। ट्रबल तो यहाँ है कि अभी जो आपके पास है, क्या आप उस बेस को वैल्यू ऐड कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं, अच्छी पॉलिसियां बना सकते हैं? अगर वो नहीं कर सकते तो फिर आपकी स्टेबिलिटी क्वेश्चन में रहती है ना जी। बहुत शुक्रिया हारून साहब, काजी साहब, आप बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। अब वक्त तो ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ट्रंप इंतज़ामिया क्या करने जा रही है और ट्रंप क्या वाकई ही दुनिया को बदल सकेंगे, इस पे बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद होंगे ताहिर जावेद साहब। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान में अमेरिका के हवाले से बहुत सारी गुफ्तगू जो है हर वैसे तो हर वक्त होती रहती है, लेकिन ख़ास तौर पे अब ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से किए जाने वाले मुख्तलिफ इक़दामात के बाद ये डिस्कशन जो है आजकल टॉक ऑफ द जो टाउन है या टॉक ऑफ द कंट्री बनी हुई है। तो आज हमारे साथ ख़ास तौर पे इस सेगमेंट में मौजूद हैं पाकिस्तानी निज़ाद अमरीकी जनाब ताहिर जावेद साहब, जो कि डेमोक्रेट पार्टी के एक सीनियर रहनुमा है। थैंक यू ताहिर साहब, आपने वक्त दिया। थैंक यू सर, ये डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियाँ जो हैं
ये क्या बताती हैं, वो दुनिया के साथ करना क्या चाह रहे हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है और वही उनका रोल होगा। आप जो है ना, जिस भी डायरेक्शन से वो आएंगे वो बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस को देखेंगे। तो उनको एक चीज़ के ऊपर उनका दिमाग अटक गया है कि जी हमारे पास जो ट्रेड डेफिसिट होता है, हमारे पास जो बहुत सारे लोन इकट्ठे हो गए हैं, जो बैलेंस शीट तैयार होती है अमेरिका की, वो गवर्नमेंट की फेवर में नहीं होती। तो वो किसी ने उनको ये कन्विंस कर लिया या ख़ुद कन्विंस हो गए हैं। तो उनका काम है जी रेवेन्यू इकट्ठा करने के ऊपर लग गए कि जी हमें कुछ भी बाई हुक और क्रुक हमें कुछ भी करना पड़े, हम इसको रेवेन्यू को इकट्ठा करेंगे। जिसके ऊपर आते ही उन्होंने जो चीज़ें लगाई हैं कि मैं जो ट्रेड के टैरिफ्स हैं उसको चेंज करूंगा और रेसिप्रोकल कि बाकी मुल्कों के अंदर जिस लेवल पे हमारे पे लगाते हैं हम वही लगाएंगे। ये ना सोचते हुए कि ये बहुत सारे लोगों को, ये एक बड़ा मुल्क है, ये बहुत सारे लोगों को रिलीफ देने के लिए भी उसमें डिस्काउंट देता था, बहुत सारे लोगों को अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए रिलीफ देता था, बहुत सारे लोगों को अपनी जो एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को वहाँ पे प्रमोट करने के लिए रिलीफ दिया जाता था। तो उसने वो सारी चीज़ें जो कई सालों से, जिसको हम अमेरिकन ड्रीम या अमेरिकन स्पिरिट या अमेरिकन डेमोक्रेसी की बात करते थे, या उस हम एक जो एक सौदा पूरी दुनिया को बेचते थे कि जी ये चाइना का फार्मूला है, ये रशिया का फार्मूला है और ये अमेरिका का फार्मूला है, आप हमारे साथ आए, हम आपको प्रमोट करेंगे, हम आपको टैरिफ में डिस्काउंट देंगे। लेकिन ना बहुत सारे मुल्कों को तो ज़ीरो टैरिफ होता था। ये सारी चीज़ें हम बहुत सारी अदर चीज़ों को गेन करने के लिए दी जाती थी। इन्होंने उन सबको साइड पर रखा है। ये कहते हैं हम अपनी बैलेंस शीट को करेक्ट करेंगे और हम पैसा इकट्ठा करेंगे। उसके ऊपर ये बेसिकली ये दे ब्रॉट इट टू द लेवल वेयर जहाँ पे आप सामने आमने खड़े हैं। चाइना उनके सामने खड़ा हो गया है और बहुत सारे मुल्क हैं जो खड़े हो गए हैं सामने, ये आप लगाएं हम और लगाएंगे। तो दिस इज़ अल्टीमेटली इज़ कन्वर्टिंग इनटू अ ट्रेड वॉर। अच्छा ताहिर साहब, आप क्योंकि पाकिस्तान में और अमेरिका में दोनों जगहों पे पावर कॉरिडोर में काफ़ी रसाई रखते हैं, तो ये बताएं कि ये ट्रंप के दौर में आप पाक अमेरिका ताल्लुकात को किस अंदाज में देखते हैं? हाँ, ये बड़ा ज़बरदस्त होगा। देखिए, पाक अमेरिका ताल्लुकात को जो है ना, वो नॉर्मली ये पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, पाकिस्तान का जो पाकिस्तान है, उस हिसाब से जो पॉलिसीज़ पाकिस्तान के मतलब बनती है ना, उसमें जो दो अदारे अमेरिका में क्रूशल रोल अदा करते हैं, एक पेंटागन और दूसरा स्टेट डिपार्टमेंट। इन दोनों के बगैर, यानी अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे ना कि जी वाइट हाउस इन दोनों को एतमाद में लिए बगैर मूव कर सकता है, पाकिस्तान के हवाले से नहीं कर सकता। बाकी किसी भी मुल्क की बात कर लें और 10 मुल्क और होंगे जिसमें, तो बेसिकली पेंटागन और जो हमारा GHQ है उसके ताल्लुकात बहुत ज़बरदस्त हैं। कभी भी उनको आपस में कभी रिफ्ट नहीं होगी, कभी आप कोई चीज़ नहीं देखेंगे कि अब देखें ना कि यहाँ से एक बंदे को जो यानी मोस्ट वांटेड था अमेरिका का, तो वो चंद एक यानी घंटों के अंदर अंदर उसको पकड़ा गया और पकड़ने के बाद अमेरिका के हवाले किया गया। और उसको पहली फ़्लाइट के अंदर, यानी जब वो शख्स, जब प्रेसिडेंट अपने स्टेट ऑफ द यूनियन का ख़िताब कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने उसका नाम लेके कंट्री को थैंक यू बोला। तो ये यानी ये वो क्या कोऑर्डिनेशन थी, वो कौन से दो अदारे थे जिन्होंने ये बेसिकली तो ये काम 4-5 महीने का, ये हो ही नहीं सकता था जितनी जल्दी ये हुआ है। तो ये जो अगर कोई शख्स समझता कि ये कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वो गलत है, वो बेसिकली बहुत ज़्यादा है। इसी तरह स्टेट डिपार्टमेंट का यहाँ पे जो वज़ारत ख़ारजा के साथ जो है ना ताल्लुक़, वो बहुत पुराना ताल्लुक़ है और बड़ा क्लोज़ ताल्लुक़ है और बड़ा हार्ट लाइन्स के ऊपर उनकी एवरीडे बेसिस के ऊपर जो कम्युनिकेशन होती है। तो इन दोनों को देखते हुए मेरा नहीं ख्याल कि ये ताल्लुकात कहीं पीछे बैकवर्ड जा रहे हैं। लेकिन ताहिर साहब, यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि पेंटागन और स्टेट डिपार्टमेंट की बड़ी एक्सीलेंट कोऑर्डिनेशन है GHQ के साथ और अपने वज़ारत ख़ारजा के साथ। अगर आपकी इस बात को दुरुस्त मान लिया जाए तो फिर ये देखिए कि पिछले जब से मौजूदा हुकूमत आई है, कुछ लोगों की तरफ से वहाँ पे पाकिस्तानी अमेरिकन पे भी ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि उन्होंने भी एक मूवमेंट शुरू किया और कभी कोई रेजोल्यूशन, कभी कोई बिल, और ख़ास तौर पे जो विल्सन ने जो बिल पेश किया है वो बड़ा डिस्कस होता है। तो फिर ये सिचुएशन क्यों? आप ये देखें, अब ये जो डायस्पोरा पाकिस्तान में ख़ास तौर पे एक दो जो अदारे, मतलब एक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या PTI इन जनरल, वहाँ पे ये लोगों ने पिछले 1.5-2 साल से इंतहाई कोशिश की। मैं कहता हूँ कि ये कभी हमने ज़िंदगी में इस लेवल तक कोशिश होती नहीं देखी कि कभी यानी ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर जा रहे हैं और कभी ये बिल जा कर के यानी एक दफ़ा पहले भी एक बिल आ चुका है। ये सारी एफ़र्ट्स के बावजूद टेंजेबल रिज़ल्ट उनको अभी तक नहीं मिला।
आया वो कौन सी वहाँ पे यानी वो ताकतें हैं जो इतनी बड़ी मूवमेंट के बाद जा कर के एंड के ऊपर ये हर चीज़ जाके एक ऐसी जगह पे रुक जाती है कि उनको देखें ना, उनकी क्या ख्वाहिश, उनकी ख्वाहिश ये होती है एंड ऑफ द डे कि आप एक मूवमेंट को लेकर आते हैं, अपने कांग्रेसमैन से बात करते हैं, कांग्रेसमैन बाकियों से बात करता है, उसको आप फ्लोर पे ले आते हैं, फ्लोर में वोटिंग हो जाती है, वोटिंग होने के बाद उसको पास हो जाता है, वो कहाँ जाता है उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेशन और फिर यानी स्टेट डिपार्टमेंट में, फिर स्टेट डिपार्टमेंट ने ऑफिशियल लेटर लिखना होता है उठा के दूसरे मुल्क को जिससे मतलब वो सारी रेजोल्यूशंस आई हैं, आज तक एक लेटर नहीं आया। यानी वो स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटागन या उन जगह पे जा कर के वो चीज़ आगे मूव नहीं होती, तो आया वो जितनी भी उनकी मूवमेंट है वो यूजलेस हो जाती है। हाँ, उसमें ऑप्टिक्स निकल आते हैं, सोशल मीडिया निकल आता है, उसमें से आपके करने के लिए बातें, हो सकता है किसी हद तक कोई पैनिक इस्लामाबाद में क्रिएट भी हो जाता हो, लेकिन इससे आगे टेंजेबल रिजल्ट कोई नहीं है। आपको ये कहते हैं ना कि अमेरिका से वो जो ये डू मोर आना बंद हो गया, वो आपको डू मोर आया, किसी ने बात नहीं की, किसी ने उठा के ये चीज़ एजेंडे के ऊपर नहीं लाए। तो ये आप जो मूवमेंट की आप बात कर रहे हैं, वो मूवमेंट के होते हुए भी बात तो तब है या इस टेबल के ऊपर आकर के वो चीज़ की जाए। यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ तो वो बात आएगी यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप पे, यहाँ तो ट्रेड की बात होगी, यहाँ पे तो अगर यहाँ से हमारे लोग बात करेंगे तो वो अपने उन इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे जो बहुत सारे इश्यूज़ हैं ना, जो हमारे जिनके ऊपर कन्वर्सेशन खोलने की ज़रूरत है। हमारे पास यानी इक्विपमेंट है जिनके पार्ट्स की शायद आपको ज़रूरत हो। जो विल्सन का जो बिल है, ट्रस्ट मी ऑन दैट कि जो विल्सन, पहली बात मैं बता दूं, जो विल्सन खुद डिमेंशिया का मरीज़ है, उसको तो 90% चीज़ें पता ही नहीं वो कर क्या रहा है। जो उसके स्टाफर्स में से जो लोग कर रहे हैं वो चीज़ें, वो इन्फ्लुएंशियली मतलब किसी ने उनको फंडिंग की होगी जिसके, या लॉबिस्ट वो कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई डायस्पोरा से वो कोई कहता है जी कि जो विल्सन का बिल मैंने मंजूर कराया वो सिर्फ वो एक बिल जो फ्लोर हुआ है उसका क्रेडिट खाने के लिए, वरना जो विल्सन ने तो आज तक कभी प्रेसिडेंट अलवी साहब ने बड़ी कोशिश की कि इनकी मुलाकात हो जाए, नहीं हुई। अच्छा ताहिर साहब, यहाँ ये भी एक बड़ा सवाल है, आम तौर पे पीटीआई की तरफ से ये तासुर दिया जाता है कि शायद सारे जो ओवरसीज़ हैं, ख़ास तौर पे अमेरिका में, वो सब पीटीआई के साथ ही हैं। लेकिन क्या आप समझते हैं कि सब लोग जो हैं वो जो ये मुल्क दुश्मन चीज़ें हैं उनमें एक्टिव हैं या कुछ लोग इसके ख़िलाफ़ भी हैं? देखें, दो चीज़ें हैं। एक, आप इसको पैरेलल नहीं लेके जा सकते। इमरान खान आज भी पॉपुलर है डायस्पोरा के अंदर, पीपल लाइक हिम, लेकिन जो पीटीआई जो एक्शन ले रही है जिसके अंदर देखें ना, अगर आप पाकिस्तान को किसी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की शॉर्ट लिस्ट और ग्रे लिस्ट में डालना चाहते हैं तो बिग मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी इसके हक़ में नहीं है। वो उनके उन एक्शंस के साथ साथ खड़े होते तो फिर सारे मिल के चल रहे होते ना, वो नहीं खड़े। अच्छा, इसी तरह जो आर्मी चीफ का नाम लेके ये जो बिल डाला जा रहा है उसके ऊपर तो बिग मेजॉरिटी, देखिए बड़ा एक ऑनर और रिस्पेक्ट की बात है कि सावरन कंट्री है पाकिस्तान। आप इस तरह की जो बात, उससे पहले आप 40 और 50 और लोग होने चाहिए जो अमेरिका की सावरनिटी के हवाले से जो बाहर बैठे बातें कर रहे हैं, आप उनकी बातें करें ना। तो ये चीज़ें एक हवास बाख्ता या टोटली नॉट नॉर्मल कांग्रेसमैन का अपना एक एक्शन हो सकता है, लेकिन ये बुरी तरह फेल हो जाएगा आगे जाकर। बिल्कुल ठीक। अच्छा ताहिर साहब, ये फरमाइएगा कि जिस तरह से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की बात की जा रही है और ये जो टैरिफ की बात है, तो क्या आप समझते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए इसमें एक मौका भी है कि क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अगर दुनिया में दूसरे जो ममालिक हैं उनके निस्बत से देखा जाए तो पाकिस्तान में लेबर रेट सस्ता है, अब एनर्जी भी, बिजली की कीमतों में भी कमी कुछ हुई है, कुछ मज़ीद होने जा रही है। तो क्या पाकिस्तानी जो है अमरीकी मार्केट में अपना हिस्सा बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। देखिए, हम लोगों को पहले जो हमारा मेन तो होजरी और ये अपना टेक्सटाइल की चीज़ें जा रही थी ना ज़्यादातर। अच्छा, ये इन चीज़ों पे हम पहले ही मेरे ख्याल 20 से 24-25% का टैरिफ था, अभी 29 हो जाएगा, तो थोड़े से पॉइंट बढ़े हैं। लेकिन इन्हीं आइटम में जो लोग आपके साथ कम्पीट कर रहे थे वहाँ पे आप 37 और 50% और कुछ केसेस में 32%, वो सारे ही आपसे ज़्यादा हैं, 29 पे कोई नहीं है। तो बेसिकली जो आपने कम्पीट करके जब उन लोगों से, देखिए डिमांड तो उधर ही खड़ी रहेगी ना। अगर कोई समझता है कि ये अमेरिका के अंदर प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, जो 29% आपको लग रहा है अमेरिका के अंदर वो डबल होना है, उससे भी, यानी वहाँ पे 100% इंक्रीज़ करके भी नहीं माल बनना, वहाँ जो लेबर आप पे करोगे। मतलब पीछे रह गया आपके साथ बांग्लादेश,
और श्रीलंका और कुछ मुल्क जो साउथ अमेरिका के मुल्क हैं जो आपके उसके ऊपर कर सकते हैं, वो सारे के सारे आपके एटलीस्ट आप 29 पे हैं, वो 32, 37 और पता नहीं 50% कहाँ है। तो यस, कंपैरेटिवली आप मिल सकता है वो चीज़। फिर कुछ मुल्क ऐसे भी हैं जैसे आपका फिर वो जो इक्विपमेंट है, जो सर्जिकल इक्विपमेंट है, आप सर्जिकल इक्विपमेंट बेसिकली तो पहले भी वो यहाँ से जर्मनी जाते थे और जर्मनी से फिर आगे जाते थे वैल्यू ऐड होके। तो अगर आपने उसको वैल्यू ऐड करके सिंगापुर से रीड आउट करो तो आपको 10% लगेगा, टर्की से ले जाएं तो 10% लगेगा। तो पाकिस्तानी इतने स्मार्ट हैं कि उन्होंने अपना फार्मूले निकाल लेने। पहली तो बात है डायरेक्टली कम्पीट करके ले लेंगे दूसरे मुल्क ज़्यादा, यानी इफ़ एवरीबडी इज इन अ होल अदर्स आर इन डीपर होल। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ कंट्रीज़ के साथ ये बेनिफिट तुर्की का बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा, सिंगापुर का। इन दोनों के साथ अगर आप वैल्यू ऐड करके उस कुछ चीज़ों को रीड आउट कर लेते हैं, आपके दोनों के साथ बड़े अच्छे रिलेशनशिप है। $40 मिलियन पाकिस्तान इस पे ले रहा है, आप इसके ऊपर $12 बिलियन तक ले जा सकते हैं। इसकी जो रिटेल वैल्यू इस वक्त नियल्सन रिपोर्ट के अंदर वो $12 बिलियन। अब मुझे एक चीज़ बताएं, एक आइटम अगर आप करते हैं और उसमें आपके 4 से 5 बिलियन की इंक्रीज़ हो जाती है, जैसे वन आइटम, इसी तरह 4 से 5 बिलियन की आप से ज़्यादा इंक्रीज़ इसके ऊपर क्या नाम है सर्जिकल इक्विपमेंट। सिर्फ 2 आइटम आपको बता रहे हैं, इन 2 आइटम पे अगर इसी पे फोकस कर लिया जाए तो आपका तो जो बैलेंस है जो इसका ट्रेड का, आप तो इस जगह पे चले जाएंगे, शायद आपको वापस टैरिफ लगाना पड़ जाए। अच्छा ताहिर साहब, आप क्योंकि पाकिस्तानी पावर कॉरिडोर्स में भी बड़ी रसाई रखते हैं, ये फरमाइएगा, और निगरान वज़ीर भी रहे हैं वफाकी, आप ये फरमाइए कि अब पाकिस्तानी सियासत में आप किस तरह से इस्तेहकाम देखते हैं? क्या पाकिस्तानी मौजूदा जो हुकूमत है ये अपने मामलात पे काबू पा लेगी? देखिए, इन्फ्लेशन पे तो किया है ना काबू। हमें जितना मर्जी आप क्रिटिसाइज़ कर लें इनको, डिनाइल में भी चले जाएं तो ये मानना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन की बड़ी बुरी हालत थी जो खींच के जिस जगह पे लेके आए। फिर दूसरी चीज़ जो भी बड़ी इनकरेजिंग है, ये 2 दिन पहले पाकिस्तान ने सब लाइफ में पहली दफ़ा अपने मिनरल्स और अपने जो रिसोर्सेज उसको शोकेस किया है। तो पहली दफ़ा दुनिया को ये ओपनली पता चला है कि हाउ रिच पाकिस्तान इज़ इन सर्टन एरियाज़। अच्छा, अब ये चीज़ें अगर आप आगे इसको इसी तरह ले जाते रहें तो मैं तो समझता हूँ कि प्रॉब्लम हमारी इकानमी है ना। इकानमी से हटके आज आपकी सड़कें तो बंद नहीं हैं, कोई बंदा नहीं आपके हड़ताल करके बैठा हुआ है। तो एंड ऑफ द डे इकानमी आपकी है। अब इस इकानमी को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले आपको इन्फ्लेशन को नीचे लाना पड़ता था, डॉलर को स्टेबल करना चाहिए था, वो हुआ है। अच्छा, अब इसके बाद अगर आप यानी बिजली कम आप खुद ही बोल रहे हैं, तो इस तरह के 10, 15, 20 अगर 4 चीज़ें और करने के बाद इन्होंने ट्रेड को बढ़ा दिया या इंडस्ट्री को यहाँ पे जो उन चीज़ों को लेकर के आ जाए। अभी तो हमारे पास यकीन करें ये जो टर्मोइल अमेरिका ने क्रिएट किया है ना, इसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओनली फॉर पाकिस्तान है। अब चाइना के ऊपर जो चाइना की वार शुरू होनी है, अब चाइना की वार से अगर वियतनाम बहुत सारी प्रोडक्शन वहाँ ले गया और इंडिया आईफोन की प्रोडक्शन वहाँ लेके जा रहा है, तो आया हम चाइनीज़ को समझते हैं कि ये हिमालय से ऊंची और पता नहीं ओशन से नीची पता नहीं क्या क्या उसमें शायरी करते हैं। उस शायरी को साइड पे रख के ज़रा थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में जा करके उस यानी प्राइवेट जो चीज़ें वो वहाँ बनती थी उनको यहाँ लेकर के आ जाएँ। क्या हम चाइनीज़ को ये नहीं कह सकते कि यार जब आप आईफोन अमेरिका जा रहा है, आईफोन को यहाँ बनाने के लिए लेकर के आ जाएँ, और बहुत सारे और जो चीज़ें हैं जो टैरिफ के अंदर इजाफा हो रहा है उसको, ये पहले भी हमने मिस की है अपॉर्चुनिटी, एक दफ़ा पहले भी कर चुके हैं जब पिछली दफ़ा ट्रंप आया था, और उसके अंदर जो बेनिफिशरी थे वही इंडिया और वियतनाम थे। आज भी इंडिया और वियतनाम होने जा रहे हैं। वाई वी कैन नॉट बी इन द मिडल ऑफ दैट। तो इसको जब करेंगे तो यही गवर्नमेंट जो है जिसके ऊपर आप जितना मर्जी देखें, मैं तो कुछ समझ शहबाज शरीफ साहब की इसमें काफ़ी सारी गुड लक भी है कि चीज़ें बाकी दुनिया में इतनी ख़राब हो जाती हैं कि यहाँ पे वो इतनी ख़राब नज़र नहीं आती फिर। तो इसमें बहुत शुक्रिया ताहिर साहब। नाज़रीन, आपने ताहिर जावेद साहब की गुफ्तगू सुनी। ताहिर जावेद साहब का मानना है कि चीन और अमेरिका की जंग में अगर पाकिस्तान स्मार्ट प्ले करे तो बहुत से फ़ायदे हासिल कर सकता है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।